हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका सिंबल होता है डेल्टा EgH या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी AE। समझ गए बच्चों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने में होने वाला एंथैल्पी चेंज। समझ गए ना? और इस बेस पर अगर हम इसे डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड विद 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम्स टू फॉर्म गैसियस मोनोवैलेंट एनाइन। समझे बच्चों कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जब 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम्स से एडेड होते हैं और गैसियस मोनोवैलेंट एनाइन बनाते हैं, तो इसमें जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझे बच्चों कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब 1 मोल विलगित गैसीय परमाणु से जुड़कर गैसीय एकल संयोजी ऋणायन बनाते हैं, तो जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो इस तरह से यही मैंने लिखा है कि द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिंग अप with 1 mole of isolated gaseous atoms to form gaseous monovalent anion। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल विलगित गैसीय परमाणुओं से संलग्न होकर एकल संयोजी, समझ गए ना, एकल संयोजी ऋणायन बनाते हैं। कैसा संयोजी? गैसीय ऋणायन। गैसीय ऋणायन भी क्या होगा, गैसीय। गैसीय ऋणायन बनाते हैं तो होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। मतलब ये है एक एटम जो कि गैसियस स्टेट में है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, हम इसको एक मोल माने, तो इस तरह से ये गैसियस मोनोवैलेंट एनाइन, मतलब जिसकी एक ऋण आवेश एक नेगेटिव चार्ज लगा हो, प्लस यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ वही क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो डेल्टा H है यही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। देखो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, ज्यादातर एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इसमें हीट रिलीज्ड होती है। मतलब जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके जोड़ता है, अपने आप से गेन करता है जब एटम इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो जो डेल्टा EgH फर्स्ट है वो नेगेटिव होता है, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा इसका मतलब है कि उस एटम की उतनी ही ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसमें एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हीट रिलीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम इलेक्ट्रॉन को जितना टाइटली बॉन्डेड करेगा, जितना अट्रैक्शन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही ज्यादा हीट निकलेगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटम द्वारा एडेड इलेक्ट्रॉन पर एक एफिनिटी को बताता है, उसके एटम द्वारा एडेड इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन को बताता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। समझ गए ना? मैंने यही लिखा है कि इट is measures the attraction or affinity of the atom for the added electron, therefore also called electron affinity। समझ गए ना बच्चों कि ये जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो एटम द्वारा एडेड इलेक्ट्रॉन पर उतने ज्यादा अट्रैक्शन को मेजर्स करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यही मैंने लिखा है कि यह परमाणुओं द्वारा जुड़े इलेक्ट्रॉन के प्रति, ठीक है, यह परमाणु द्वारा जुड़े इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता को मापती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और यहां लिखा है कि फॉर द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डेल्टा EgH नेगेटिव बिकॉज एनर्जी रिलीज
इन अट्रैक्शन व्हेन एटम गेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों कि अधिकतम तत्वों के लिए ये पहला जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो ऋणात्मक, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वह ऋणात्मक होती है, क्योंकि परमाणुओं के प्रथम इलेक्ट्रॉन के योग में हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां तक आप लिखें। अब देखो मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो वो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू होता है माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। क्योंकि ये 5/2 RT जो है 298 केल्विन पर इतना होता है 2.477 किलो जूल पर मोल, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। तो हम डेल्टा H इक्वल टू माइनस AE, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। और अगर ये जो डेल्टा, ठीक है, EGH पॉजिटिव है, तो ध्यान रखें कि AE क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब है कि जब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी पॉजिटिव, और अगर सप्लाइड की गई है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी नेगेटिव। समझ गए ना बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन अपोजिट होते हैं, वैल्यू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस उसको इग्नोर कर दिया गया है। तो ये है, तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, ये बात ध्यान रखना। और इसका उल्टा, जैसे फ्लोरीन है गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ F-, तो ये है एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज किलो जूल पर मोल में। मतलब डेल्टा EGH जो है फ्लोरीन का है -328 किलो जूल पर मोल। तो मैं कहूँ इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हुई, तो हम लिखेंगे +328 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखें इसकी जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल में होती है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इससे आप चेंज कर सकते हैं किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो अगर आप इसको चेंज करें 328 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो फ्लोरीन के लिए आएगी 3.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट करें। अब देखो, अब होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, क्रमांकत इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो देखो एक आइसोलेटेड एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से एडेड हो सकते हैं। समझ गए ना, मतलब एक आइसोलेटेड एटम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक एडेड हो सकते हैं। तो इसीलिए एक से ज्यादा जो है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज पॉसिबल है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि more than 1 electrons may be added to the isolated gaseous atom. Therefore, first, second, third, etc. electron gain enthalpies are possible. समझे बच्चों कि विलगित परमाणु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ सकते हैं, इसलिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताएं संभव है। किस तरह से, जैसे ये है पहला एटम, गैसियस एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, यहाँ पर गैसियस एनाइन बना, तो यहाँ पर जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ वो कहलाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर डेल्टा EGH1 ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनाइन बनने के बाद फिर आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ें, मतलब मोनोवैलेंट एनाइन को आप डाइवैलेंट एनाइन में चेंज करें। समझ गए ना, किसमें चेंज करते हैं आप, डाइवैलेंट एनाइन में। तो अब जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो कहलाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब मोनोवैलेंट को डाइवैलेंट एनाइन में चेंज किया इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद, तो यहाँ जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो कहलाएगा सेकंड गेन एंथैल्पी। समझिए बच्चों, परमाणु से पहला ऋणायन बना, प्रथम इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण एंथैल्पी है, फिर एक ऋणायन से द्विसंयोजी ऋणायन बनाया, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई है, कहें कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रहण एंथैल्पी हो गई। फिर इस तरह से फिर आपने 2- को 3- में कन्वर्ट कर दिया, डाइवैलेंट को ट्राइवैलेंट एनाइन में चेंज किया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। इस तरह से यहाँ पर अब जो एंथैल्पी चेंज हुआ ये है थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये और भी आगे हो सकती है। यहाँ मैं बता दूं कि जो
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए नेगेटिव ही है, मतलब ये धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है और अधिकतर तत्वों के लिए 90% या 95% एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में देखोगे ये नेगेटिव ही है, मतलब जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन जो सेकंड है थर्ड है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है आगे एक्सेट्रा वो हमेशा ही पॉजिटिव होंगी। अब हम इसका रीजन अभी देखेंगे। जैसे ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन से एडेड होता है तो वो है -141 किलोजूल पर मोल। एक नेगेटिव आयन बनने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और डाइवैलेंट एनायन ऑक्सीजन का जब बनता है 2- तो अब यहाँ जो एंथैल्पी चेंज है वो है +780 किलोजूल पर मोल। अगर इसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इससे कहीं ज्यादा एनर्जी ऐड देनी होगी, सप्लाई करनी होगी। तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर क्या है सप्लाइड की गई है, मतलब यहाँ पर ये जो एनर्जी चेंज है यहाँ पर क्या है कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है बच्चों रिलीज हो रही है, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये कह रहा है कि एनर्जी क्या की गई है सप्लाइड की गई है, मतलब यहाँ ऊर्जा निकल रही है बच्चों और यहाँ पर देनी पड़ रही है। तो इस तरह से सेकंड थर्ड जितनी भी है वो सब पॉजिटिव होगी, पहली नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ज्यादातर एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादातर नेगेटिव है, जो हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो पॉजिटिव है। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो जब मान लो ये एटम है न्यूट्रल, इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आया इस तरह से और इसमें ऐड हो गया, तो उस समय एटम उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्शन जहां होगा वहां एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एटम न्यूट्रल था कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन आया इसके अट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कारण जुड़ गया और एनर्जी रिलीज हो गई, इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई नेगेटिव हो गई। अब क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया अब ये बन गया मोनोवैलेंट एनायन, मतलब मोनो नेगेटिव एनायन भी बोल सकते हैं। अब उसमें नेगेटिव चार्ज हो गया उस एटम के या आयन के ऊपर। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा या थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो सेकंड आ रहा है तो अब ये भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में फिर रिपल्सन होता है। अब रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड नहीं होगा, मोनोवैलेंट जो एनाइन है उसमें अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा बल्कि दूर हटेगा। फिर भी अगर इसमें जोड़ना है तो फिर हमें इस इलेक्ट्रॉन का जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको धक्का देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा उस रिपल्सन के अगेंस्ट जब हम एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन सेकंड जुड़ेगा। तो यहाँ पर फिर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो जहां एनर्जी सप्लाई होगी वहां पर एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही मैंने यहां पर लिखा है कि आफ्टर द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, मतलब एनायन में चेंज हो गया एंड एनर्जी रिलीज। यहां तक बात समझ गए ना? ऑन एडिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन्स, अब मान लो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप जोड़ रहे हैं मोनो नेगेटिव एनायन, देयर इज रिपल्सन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ गए ना कि जैसे मोनोवैलेंट या मोनो नेगेटिव एनायन बन गया उसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दोनों नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। अब इस रिपल्सन में क्या होगा, इन ऑर्डर टू काउंटर एक्ट द रिपल्सिव फोर्स, अब मान लो फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है ऐड करना है एटम से एनाइन से मोनोवैलेंट एनाइन से, तो हमें फिर एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करनी होगी सप्लाई करनी होगी जो कि इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगी और इसलिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है और ऐसा होने पर सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सब क्या हो जाती हैं पॉजिटिव हो जाती है। तो समझ गए बच्चों कि जब परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो ऋणावेशित हो जाता है, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ने आता है तो ऋणायन जो कि ऋणावेशित आयन है और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में प्रतिकर्षण होने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं अपने आप, फिर भी हमें जोड़ना है तो फिर बाहर से एनर्जी देनी होगी ताकि उस रिपल्सिव फोर्स उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध वो बल काम करे और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन या तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो फिर हमें क्या करनी होगी ऊर्जा देनी होगी और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एडेड होते जाएंगे उतना ही ज्यादा रिपल्सन होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ेगी। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन का न्यूट्रल पर इलेक्ट्रॉन जुड़ा इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आप देख रहे हैं कि वो क्या है नेगेटिव है, क्योंकि इसको
बराबर में लाएंगे, इक्वल में तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ऑक्सीजन में पहले से नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन, तो इनमें जो ये रिपल्सन लगता है, समझ गए ना बच्चों, इस रिपल्सन के अगेंस्ट ये एनर्जी जो सप्लाइड कर रहे हो आप, वो इसको काउंटरएक्ट करेगा इस रिपल्सन को, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो इतनी एनर्जी चूंकि आपने सप्लाई की, इसलिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, समझ गए ना, ऑक्सीजन की, वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो जो भी एलिमेंट्स लिया जाए सबके लिए सेकंड थर्ड हमेशा पॉजिटिव होंगी, तो ये आप नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं पीरियोडिसिटी में कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पीरियोडिसिटी क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उससे रिलेटेड है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीधा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से रिलेटेड है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अब हम जानते हैं कि जो पीरियड में, अगर हम पीरियड की बात करें फर्स्ट में कि पीरियड में क्या होगा, तो पीरियड में जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू जो है लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगातार बढ़ती जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ता जाता है, क्योंकि साइज एटम की छोटी होती जाती है, और ऐसे में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगेगा, और वो ज्यादा अट्रैक्शन से जब अट्रैक्टेड होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने यही लिखा है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, हम या इसी को बोल सकते हैं कि AE, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम left to right in period because effective nuclear charge increases with increase in atomic number. Therefore, force of attraction toward incoming electron increases and more energy released. समझ गए ना कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, ऐसे में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट ये जो है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए देखें तो लिथियम की -60 है, बेरिलियम में यहाँ एक्सेप्शन है, प्लस में है, फिर आप देख रहे हैं बोरॉन में बढ़ गई, उससे ज्यादा इसमें है, इससे ज्यादा फिर ऑक्सीजन ज्यादा, फ्लोरीन, इस तरह से बढ़ी। कुछ एक्सेप्शनल रीजन जो है जैसे ये हम इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अकेला न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शील्डिंग इफेक्ट और भी बहुत सारे इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन सब पे डिपेंड करती है, इसलिए इनको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो समझ गए बच्चों कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, ज्यादा नाभिकीय आकर्षण होगा तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो यही कारण है कि इस तरह से चलते हैं। लेकिन कुछ जो अपवाद दिखाई दे रहे हैं हम इनको अलग से फैक्टर अफेक्टिंग में देखेंगे, तो आप इतना नोट करें। अब देखो, अगर हम ग्रुप में बात करें तो बिल्कुल पीरियड के अपोजिट है। ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर डेल्टा Eg अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो ऐसे में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम लगेगा और एनर्जी कम रिलीज होगी। तो यही मैंने लिखा है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम अप टू डाउन इन ग्रुप बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है डिक्रीज और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज अप टू डाउन, ठीक है, इन ग्रुप। Therefore, force of attraction toward incoming electron decreases and ठीक है, less amount of energy released. जैसे हमने हाइड्रोजन से सीजियम तक देखें तो आप देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है। तो समझ गए बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, या जो है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू घटती है, क्योंकि आकार बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण कम होगा, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पे नाभिकीय आकर्षण कम लगेगा और ऊर्जा कम उत्सर्जित होगी। तो ये इसके रीजन है। तो इस तरह से हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी और उसकी पीरियोडिसिटी। अब हम आगे फैक्टर अफेक्टिंग और इसके एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।